अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है फाइनल अकाउंट और उसके एडजस्टमेंट्स के बारे में लेक्चर पढ़ा। उस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू अगर हम लोग देख लें तो रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूं। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आप लोग का रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर, ताकि ज़रा थोड़ा सा हमें रिकॉल हो जाए चीज़ें। तो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने देखा था कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, हमने उसको किस तरह से करना है। उसके अंदर हम लोगों ने जो सबसे पहली एडजस्टमेंट्स देखी वो थी एक्सपेंस से रिलेटेड। एक्सपेंस की हमारे पास दो तरह की एडजस्टमेंट होती हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग हो तो वो एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी अदा करने होते तो हमारी वो लायबिलिटी होती है, और प्रीपेड हम लोगों ने माइनस करने हैं और एसेट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये एक शॉर्ट सा रिव्यू ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो है एक फाइनली जो मैंने आप लोग को एक क्रस्ट दिया था कि एक्सपेंस हो या इनकम हो, उसकी एडजस्टमेंट दो ही तरह की होती हैं, या वो आउटस्टैंडिंग होती हैं या वो प्री पेड होती हैं। एक्सपेंस होगा तो प्री पेड होगा, इनकम होगी तो प्री रिसीव। आउटस्टैंडिंग हो तो वो ऐड ही होने हैं। एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड, इनकम है तो पर्टिकुलर इनकम में ऐड। प्री पेड है तो वो माइनस होंगी। एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, हमने पे करना है। इनकम है तो वसूल करनी है तो एसेट। प्रीपेड है पहले से अदा कर दिया है तो हमारा वो जो है वो हमारा एक्सपेंस है। तो लेकिन अगर हम लोगों ने भी क्या उसका नाम है पहले से वसूल कर लिया आमदनी तो हमारी प्री रिसीव, तो हमारी वो लायबिलिटी है और वो माइनस हो जाएगा। मतलब दैट इज़ अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर, शॉर्ट रिव्यू। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने जो अगली एडजस्टमेंट आज पढ़नी है, मतलब ये मैंने कोई इतना डिटेल्ड में आप लोगों को नहीं समझाई बात, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इसको डिटेल के अंदर ये मेरा सारे कॉन्सेप्ट को समझना हो तो मेरा पिछला लेक्चर देखे, उसमें एक एक चीज़ के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगा के हम लोगों ने जो है वो परफॉर्म किया है। अब बुनियादी तौर पे हम लोगों ने जो इसके अंदर करना है दैट इज़ द फर्स्ट, जो आज की हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़नी है दैट इज़ रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ कि ये क्या है। ग्रेजुअली डिक्रीज in the value of fixed assets by its use with the passage of time। अब इसको समझें, अभी तो मैंने ये लिखी है डेफिनेशन। ग्रेजुअली डिक्रीज का मतलब है मुसलसल कमी वाक़या होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कमी वाक़या हो जाए और कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी स्टेबल रहे। नो, हमेशा इसमें क्या होगी, डिक्रीज़ आएगा, ये डिमिनिश होगा, इसमें कमी वाक़या होगी। किस में, इन वैल्यू, नॉट फिज़िकल। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल में जो है वो कमी वाक़या होती है, वैल्यू में कमी वाक़या होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक मतलब मिसाल के तौर पे, और ये किस में, जब अगर हम इसको देखते हैं किस में तो फिर हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आप लोगों को पता है कि दो तरह के एसेट, तीन तरह के मैंने आपको पढ़ाए थे, करंट एसेट हैं, फिक्स एसेट हैं, फ्लोटिंग एसेट हैं। नॉट फ्लोटिंग, नॉट करंट, ओनली इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जस्ट लाइक चेयर है, तो चेयर अगर सपोज़ हमने 1,000 रुपये की ली है, तो 1,000 की चेयर लेने के बाद 2 माह बाद अगर वो 800 रुपये की रह गई या 1 साल बाद 800 रुपये की रह गई, तो ये 200 रुपया जो उसकी वैल्यू में कमी वाकई हुई है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। और किससे, बाय इट्स यूज़। कैसे, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे जैसे वक्त, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या, वक्त गुजर, अगर इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम किसी फिक्स एसेट को इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी जो वैल्यू में कमी वाक़या होती है दैट इज़ नोन एज डेप्रीसिएशन। द डेप्रीसिएशन हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज, मुसलसल कमी वाक़या होना इन द वैल्यू। इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू में, नॉट फिजिकल। ऐसा नहीं कि वो चेयर की टांग टूट गई है या हैंडल टूट गया, आप लोग यूनिवर्सिटी में यूज़ करते हैं ना, अक्सर तोड़ देते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है कि जी मिसाल के तौर पे वो चेयर हमने 2,000 रुपये की ली है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़ करने से, बिज़नेस में पड़े रहने से नहीं, उसको इस्तेमाल करने से जो उसकी वैल्यू में कमी वाक़या होती है दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। अब इसकी जो एडजस्टमेंट है दैट इज़ ऑन एसेट्स। एसेट के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट गिवन होगी, और
इसके कितने इफेक्ट होंगे? दो, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। मतलब आपके पास सबसे पहले अब एसेट की वैल्यू में क्या होती है, ये कमी वाक़ होती है, तो जोन सा पर्टिकुलर एसेट होगा उसमें से क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। तो जब वैल्यू में कमी वाक़ हो रही है तो जोन सा भी एसेट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। और दूसरी लम्हे अगर हम लोग ये सोचें तो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? तो ओबियसली हमारा ये नुकसान, हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे ये हमारा एक्सपेंस में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मतलब इसकी अगर हम लोग दो अफेक्ट देखें तो हमारे पास एक दफ़ा ये एसेट में से माइनस हो जाएगा, जोन सा एसेट होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, मशीनरी होगा, मशीनरी में से माइनस कर देंगे, मोटर कार होगा, मोटर कार में से माइनस कर देंगे। और दूसरे नंबर पे जितनी अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? ऐड। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं। तो ये आज बिफोर स्टार्ट माई क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है ये एक एडजस्टमेंट सिखाई है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमारा लेक्चर कम क्वेश्चन होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा क्या होगा? लेक्चर। अब सिंपल फाइनल अकाउंट आप लोग को अभी मैं आप लोग को जो लेक्चर सेंड करूँगा, क्वेश्चन सेंड करूँगा, मैं आज ही इंशाल्लाह इसमें अपलोड कर दूँगा। तो उसके अंदर दो तरह के सवाल हैं, एक प्रॉब्लम्स है और एक इलस्ट्रेशन है। प्रॉब्लम आप लोगों को पता है सोल्व नहीं होती, उसको हमने करना होता है। इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन भी साथ में मौजूद है, वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा उसमें जो दिया हुआ है। अभी फ़िल वक्त जो मैं जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। सेम उसी तरह ही जिस तरह हम लोगों ने सिंपल फाइनल अकाउंट पढ़ा था, कि मैंने आपको कहा था कि जो फाइनल अकाउंट है बेसिकली ये करना एक टेक्निक है। अगर आप इसको एक टेक्निक से करेंगे तो फिर तो आप अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर लेंगे, अदरवाइज़ आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सेम उसकी टेक्निक जो आप लोगों को हम लोगों ने जो है सिंपल फाइनल अकाउंट के अंदर फॉलो की थी वही यहाँ पे एडजस्टमेंट वाले के साथ भी होगी। तो याद होगा आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था? पूरा कंप्लीट फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूट बनाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास सामने खुला हुआ है। जब आप लोग इसको समझ रहे होंगे आपके सामने भी ये खुला होगा, इसके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ यकूब। तो जो पार्टी का नाम है वो क्या है? यकूब। यकूब हम लोगों ने ऊपर लिख लिया, मिस्टर यकूब, ठीक है। फिर हम लोग बना क्या रहे हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और थर्ड वन मैंने क्या कहा था? इसमें क्या था? टाइम पीरियड। यहाँ पे है जी फॉर द पीरियड एंडेड 31st of December 30 फॉर द पीरियड एंडेड 31st of December 2005। तो ये हमारे पास इसमें क्या हो गया? कंप्लीट। मैं इसको स्केल यूज़ कर लेता हूँ, वैसे तो ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं, लेकिन चलें हम लोग स्केल से कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि दिस इज़ अमाउंट कॉलम, ये इसकी कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। और ये इसकी क्रेडिट साइड है। आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग डिटेल, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन, वट एवर यू वांट, आप ये आराम से इसमें लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। और यहाँ तक हमारे पास क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ये डबल लाइन का मतलब है अकाउंट क्लोज। ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट है। आप अच्छे तरीके से ये चीज़ हम लोग जब ने सिंपल फाइनल अकाउंट किया था तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है। और साथ ही हम लोगों ने बैलेंस शीट का भी बनाना फॉर्मेट। तो ये पे बैलेंस शीट में फिर वही उसी तरह ही ऊपर नाम जिस बंदे का है यकूब, मिस्टर यकूब आ जाएगा। और फिर हम लोग बना क्या रहे हैं? बैलेंस शीट। और एज ऑन 31st of December 2005, फाइन।
ले जी, आप लोग को याद होगा इसकी मैंने कहा था कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, जो सी मर्ज़ी साइड पे आप एसेट्स रख लें, जो सी मर्ज़ी साइड पे आप लोग लाइबिलिटीज़ रख लें। एक साइड एसेट है और एक लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। मैंने पहले में एसेट्स रख ली हैं और दूसरी में लाइबिलिटीज़ रख ली हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसमें मर्ज़ी एसेट और लाइबिलिटीज़ रख लें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट ये एक कंप्लीट फार्मेट बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसमें सवाल को क्या करते थे जनाब, सवाल हम पढ़ते थे तरतीब से, खाली जगह पूरी करते थे। जो अगर ट्रेडिंग की आइटम है तो ट्रेडिंग में डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में डाल दिया। बट आज क्योंकि एडजस्टमेंट वाला सवाल है, अब आप लोग कम से कम अपने सामने एडजस्टमेंट्स का लेक्चर रख लें, जो आप लोगों ने नोट डाउन किया है या मेरी वीडियो में देखा है, तो उसको अच्छे तरीके से उसकी पिक्चर्स लेके या उसको नोट डाउन कर लें वीडियो में देख देख के। तो आप लोगों ने अगर एडजस्टमेंट का लेक्चर अपने सामने रखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। मैं आप लोग को रिमाइंड देने के लिए ये मैं लेक्चर अपने सामने रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों के सामने मैं साथ साथ एक एक चीज़ को प्रूफ भी करता जाऊँ कि हमारे पास ये जो है इस तरह से होगा। तो ये एडजस्टमेंट का लेक्चर भी मैंने सामने रख दिया, ये डेप्रिसिएशन का हमने जो आज पढ़ा वो भी। तो जो जो आता जाएगा मैं साथ साथ उसको प्रूफ भी करता जाऊंगा। लेकिन एडजस्टमेंट करने से पहले एक काम आप लोगों ने करना है कि नीचे जो जब आप सवाल आपके सामने आएगा तो एडजस्टमेंट दी होती हैं 1 2 3 4 5 जितनी भी दी हुई हैं। जिस तरह अब यहाँ पे मेरे पास जो सवाल है सबसे पहले लिखा हुआ है प्री पेड रेंट। अब रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो सवाल के ऊपर आपने रेंट को टिक कर लेना है, तो आपको याद हो कि ये रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमारे पास सॉफ्ट है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि इन आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है जी रेंट पे, क्योंकि जब हम लोग रेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगी जी रेंट पे एडजस्टमेंट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एडजस्टमेंट है जी, दैट इज़ ऑन आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन के ऊपर है। तो जब हम लोग कमीशन को देखेंगे तो हम उसको भी इनर कॉलम में उसकी मॉडलिंग। तीसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसी की वैसी है। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो ये चौथे नंबर पे फर्नीचर के ऊपर है। तो ये तीन आइटम्स को हमने फोकस करना है कि जब इनकी अमाउंट हम लोगों ने लिखनी है ना बेटा, तो वो आउटर कॉलम में नहीं लिखनी, उसको हमने इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो हमेशा ही होगा। तो अब हम लोगों ने उसी तरह ही अपने पूरे सवाल को तरतीब से देखना है और जिधर की आइटम है उधर डालते जाना है। अब सब सवाल में सबसे पहले जनाब क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों को डाटा दिया होगा उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है कैपिटल 27,000 से। तो कैपिटल आपको पता है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा कैपिटल। आप लोग को याद होगा कि इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखते थे 27,000, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐड और लेस होनी होती हैं, यही एडजस्टमेंट होती है असल में। बाकी जिन आइटमों के ऊपर हमने एडजस्टमेंट देखी है, जिस तरह रेंट कमीशन फर्नीचर सवाल में दिया होता है, इनको भी हम इनर में लिखेंगे, आउटर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड आप लोग को याद होगा, मैंने कहा था कि रिटर्न इन वापस आ रही है तो सेल रिटर्न, तो ये सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अब यहाँ पे कोई ना कोई सेल्स आएंगी, हमने भी ढूंढने नहीं जाना, याद है मैंने तब भी कहा था, जब आएंगी तब देख लेंगे। उसमें से इनवर्ड क्या होता है, माइनस लेस रिटर्न इनवर्ड, उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस, दैट इज़ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1500, 1500 रुपये से हमारे पास ये जो है अमाउंट है इसकी, हमारे पास ये है 1500 रुपये से। अब आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास क्या है कि जी रिटर्न इनवर्ड है, ये 1500 रुपये से जब सेल्स आएंगी उसमें से माइनस कर देंगे। बट अभी हमने इनर में लिख दिया, जब आएंगी तब देखेंगे, अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना। फिर वही बात मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि क्वेश्चन की तरतीब जिधर आपने छोड़ी उधर सवाल हमारा गलत होने का चांस आ जाता है। अब साथ ही अगले लम्हे सेल आ गई, सेल कितने से हैं जी, 87,000 और 500 रुपये से। तो ये 87,000 और 500 हमारा सेल्स आई, उसमें से हमने माइनस करना है जी 87,500 में से हमने 1500 माइनस किया, तो ये 86,000 86,000 रुपया हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो परचेज़ ट्रेडिंग की डेबिट में आता है, ये हमारे पास यहाँ पे, ये आप लोगों को पता है इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर भी रिटर्न्स हैं। तो दैट इज़ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000, 50,000 से। और अगले लम्हे पे रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड आपको पता है परचेज रिटर्न को कहते हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे लेस रिटर्न्स आउटवर्ड। अब ये आइटम्स मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस मिड से पहले फिजिकल क्लासों में कर चुके हैं। तो 50,000 में से ये 500 माइनस किया तो 49,000 और 500 रुपया हमारे पास आ गया आउटर कॉलम में। इसके बाद हमारे पास है जी कमीशन।
तो याद होगा मैंने आपको कहा था रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट में है, तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंस है हमारा कमीशन। लेकिन कमीशन ये देखें, ये एडजस्टमेंट थी 3, तो ये कमीशन को हम लोगों ने टिक किया हुआ था, तो ये कमीशन आ गया, तो इसकी अमाउंट अब हमने आउटर कॉलम में नहीं लिखनी, इनर कॉलम में लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कमीशन अमाउंट रुपीज़, कमीशन की अमाउंट है जी 18,750। ये देखें मैंने इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखी, इनर में लिखी है। तो जब इनर में लिखने का मकसद ही सिर्फ ये है बेटा कि हमारे पास इसके अंदर आगे एडजस्टमेंट आएगी तो उसको हम सॉल्व कर लें, और इनर में लिखने के बाद इसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है। अब ये ना हो कि आप इनर में तो लिख लें लेकिन इसके नीचे एक लाइन ना छोड़ें, उसका नुकसान ये होगा कि फिर आपने एडजस्टमेंट भी तो सॉल्व करनी है ना, तो ये लाइन आपने ज़रूर छोड़नी है फॉर एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट आएगी तो तब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखें नेक्स्ट वन, तो हमारे पास इसमें आगे है जी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी लिख लिया, कस्टम ड्यूटी फॉर रुपीज़ 3750, ठीक है। अब देखें ना इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले गए, इसको हमें इनर कॉलम में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर्स हमारे बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, तो ये हम लोगों ने बेटा इधर ले आए, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोगों ने इसको भी आउटर कॉलम में लिखा 13,250। उसके बाद हम लोग बेटा इसके अंदर जो है अगला पढ़ें, तो हमारे पास है रेंट। अब फिर वही बात आ गई, रेंट फ़ौरन हमारे ध्यान में आ गया क्योंकि हमने इसको टिक किया हुआ है कि रेंट को भी हम लोगों ने टिक किया हुआ है, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इसकी अमाउंट भी हमने इनर कॉलम में लिखनी है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और दैट इज़ फॉर 1250। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए कमीशन, इसके नीचे मैंने लाइन छोड़ी और उसके नीचे हमने लिखा रेंट। ये लाइन मैंने किस लिए छोड़ी है, एडजस्टमेंट के लिए, और इसकी अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1250। इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देनी है, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट होगी उनके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद है फर्नीचर, ओ फर्नीचर भी आ गया साथ ही क्योंकि इसको भी हमने टिक किया हुआ है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो जितनी आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट थी वो सारी इसमें आ गई। तो फर्नीचर एसेट होता हमारा, तो जब फर्नीचर को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर है हमारा जी 2500 रुपये से 2500, ठीक है। इसके बाद है जी रेट्स एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये देखें मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने लगा हूँ लेकिन रेंट के नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद, तो रेट्स एंड टैक्सेस फॉर रुपीज़ 750। उसके बाद है जी डिस्काउंट अलाउ, एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ दैट इज़ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1250, 1250। ज़रा दूर लैपटॉप रखा हुआ है मैंने, तो मुझे वो देखने में ज़रा थोड़ा सा हो रहा है, मैं इसका ज़रा फोकस ज़्यादा कर लूँ। ये ले जी, अब हो गया फोकस ज़्यादा, ये ले जी डिस्काउंट अलाउ हो गया 1250। अब है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 7500, 7500। उसके बाद आगे देखें जी हमारे पास डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। देखिए आप फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है ना, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद हमने डेटर्स लिखे। डेटर्स कितने से हैं जी, फॉर रुपीज़ 14,000, 14,000। उसके बाद जनाब स्टॉक, अब ये स्टॉक हमें जो है ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अलग से एडजस्टमेंट में दिया हुआ, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा स्टॉक। उधर ओपनिंग का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आप लोग को याद रखने के लिए इसमें लिख रहा हूँ कि क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है 11,250। उसके बाद है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, दोनों ही हमारे एसेट हैं, तो कैश एट बैंक भी हमारे पास क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,000 से, और कैश इन हैंड भी हमारा एसेट है तो ये भी हमारे पास आउटर कॉलम में आ जाएगा फॉर रुपीज़ 1750। क्लियर, ले जी अब है असल काम। यहाँ तक तो हमें आता था, ये थी आइटमें। यहाँ तक जो हमने नई चीज़ सीखी है वो सिर्फ एक सीखी है कि जिन आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट थी उसकी अमाउंट को हमने अंदर में लिखा है, जिस तरह कमीशन पे थी, रेंट पे थी और फर्नीचर पे थी। इन 3 आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट थी, इन तीनों को हमने इनर में लिख दिया।
जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं थी वो हमने आउटर में लिख दिया, बाकी काम तो हमें सारा आता है। अब हम पढ़ने लगे हैं एडजस्टमेंट। तो एक बात बेटा फोकस कर लें, मेक श्योर दैट, इस चीज़ का ध्यान आप लोगों ने 100% श्योर करना है कि जब तक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट नहीं होंगे आपने अगली एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी। आइटम का एक इफेक्ट किया, आगे चले गए। बच्चा पेपर में सवाल में गलती क्या करेगा, वो 2 इफेक्ट किए बगैर आगे चला जाएगा। तो 2 इफेक्ट नहीं होंगे तो आपने आगे नहीं जाना। जब तक 2 इफेक्ट नहीं होंगे आपने अगली एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ, प्रीपेड रेंट ऑफ रुपीज़ 250, 250 रुपये से प्रीपेड रेंट है। अब जिन बच्चों ने याद किया हुआ वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं याद किया हुआ तो उनके सामने मैं ये लेक्चर रख रहा हूँ। ये देखें, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का की जगह यहाँ पे लफ्ज़ किसका लिखा हुआ है, रेंट। तो रेंट भी तो एक्सपेंस होता है ना हमारा, तो एक्सपेंस का नाम आएगा ना, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, जिसके साथ भी होगा। तो ये प्रीपेड है, तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक दफ़ा ये एक्सपेंस में से माइनस और दूसरी दफ़ा ये एसेट है हमारा, एसेट में ऐड हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, ये एक्सपेंस में से माइनस होगा। तो ये देखें, मैं आपके सामने लेक्चर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। रेंट है प्रीपेड 250, तो यहाँ से कर देंगे लेस। एडजस्टमेंट को मैं ज़रा ब्लू से देख लूँ, आप लोग आसान हो जाएगा। प्रीपेड, प्रीपेड रेंट 250 रुपये माइनस किया, बाकी बचा हमारा 1000, वो आउटर में चला गया। और ये 250 रुपये एक दफ़ा हमारा क्या है, एसेट। मैंने कहा मेक श्योर जब तक एडजस्टमेंट के 2 फैक्ट नहीं होंगे अगली नहीं पढ़नी। एसेट है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड, एसेट में प्रीपेड रेंट 250। जब एक एडजस्टमेंट सोल्व करो तो अपने आप से सवाल करो, लिटरली सवाल करो कि क्या 2 फैक्ट हो गए, हाँ जी यस हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक दफ़ा हमने माइनस कर दिया और एक दफ़ा हमने एसेट में ऐड कर दिया, तो 2 फैक्ट हो गए। अब अगली पढ़ें। अगली है जी आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन आउटस्टैंडिंग। तो मैं आप लोगों को याद कराऊंगे, कमीशन एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है, लेकिन ये एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड पे दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन एक दफ़ा क्या होगा, एक्सपेंस में ऐड, और एक दफ़ा हमारी लायबिलिटी। अब जब तक आप इस 2 फैक्टों को याद नहीं करेंगे बेटा आप एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा हमारा एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड, और एक दफ़ा हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे कमीशन में हम क्या करेंगे, ये देखें, ऐड आउटस्टैंडिंग, ये है जी 1250। तो 1250 हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा 20,000, ये आउटर में आ गया। और ये एडजस्टमेंट की अमाउंट सिर्फ ये ना हो कि 20,000 उधर ले जाएं, ये जो एडजस्टमेंट है 1250, ये एक दफ़ा हमारा क्या आएगा, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। 2 फैक्ट यही हैं। तो हमने उधर से आप लोग को समझाने के लिए मैं फैक्ट साथ साथ दिखा रहा हूँ 1250, अदरवाइज़ मुझे याद है, आप लोग को नहीं याद इसलिए नहीं मैं बता रहा। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट वहाँ पे दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक 12,500, और ये आप लोगों ने 12 सोल्व की हुई है। ये आप लोग को पता है एक दफ़ा ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 12,500 और एक दफ़ा हमारा ये क्या है, एसेट। तो एसेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मेक श्योर कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हो रहे हैं, 2 इफेक्ट हो रहे हैं, देन आपने आगे चलना है। तो 2 इफेक्ट हो गए, अब अगली पढ़ें। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आखिरी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये अभी आज हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन का लेक्चर। तो डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक दफ़ा एसेट में से माइनस करेंगे और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ऐड करेंगे। उसमें उसने कहा है 7.5%, 7.5% पर एनम। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। फर्नीचर है जी हमारे पास कितनी अमाउंट से, 2500 से, 2500 का आपने क्या लेना है, 7.5%। तो इसका फार्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट। अमाउंट है 2500, रेट कितना है 7.5%, क्वेश्चन में गिवन है। 7.5% का मतलब होता है 100/100, यानी कि 5% होगा तो 5/100, 10% होगा तो 10/100, 15% होगा तो 15/100, जितने परसेंट होगा उससे कर लेंगे। तो ये मैं कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूँ, 2500 ज़रब 7.5 और तकसीम 100, तो ये 187.5 आ गया। 187.5, 0.5 है तो इसको राउंड करके 188 कर लें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 0.5 से कम होता तो इग्नोर कर देते, 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो आप उसको राउंड कर ले। 188 रुपये किसकी अमाउंट आ गई है, डेप्रिसिएशन की। तो अब डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एसेट में से माइनस करेंगे और एक दफ़ा हमारे पास वो क्या होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एक्सपेंस के तौर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो ये एसेट में से माइनस कर दें, यहाँ पे फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट को मैं ब्लू से कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ये निकली है 188 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, 187.5 निकली थी, मैंने उसका राउंड कर दिया। तो ये 2500 में से माइनस किया 188, तो ये निकलेगा 2312 रुपये। और साथ में ये जो 188 है, ये दूसरा इफेक्ट इसका क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एक्सपेंस में ऐड होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस उसकी डेबिट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन ऑफ नहीं, ऑन फर्नीचर फॉर रुपीज़ 188। मैंने राउंड कर दिया तो इसलिए हो गया। अब ये हमारा सवाल हो गया जी पूरा। अब इतना सा काम था बेटा, एडजस्टमेंट के दो फैक्ट हो गए। अब फिर उसी तरह ही आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है जिस तरह आप पहले करते थे कि क्रेडिट साइड बढ़ी है कि डेबिट साइड बढ़ी। लेकिन फिर वही बात जो मैंने लास्ट टाइम कही थी कि एक नज़र देख लिया करें कि क्या कोई अमाउंट इनर कॉलम में तो नहीं रह गई। अगर कोई अमाउंट इनर कॉलम में रहेगी तो सवाल हमारा गलत हो सकता है। ये आउटर में जा चुकी है, ये भी जा चुकी है, ये भी जा चुकी है, ये भी जा चुकी है, इधर है ही कोई नहीं, ये जा चुकी है स्टॉक कैपिटल के अलावा। कैपिटल ने तो इनर में रहना होता अभी। ले जी, अब इसके बाद हम देखें कि क्रेडिट साइड बढ़ी है कि डेबिट। आई थिंक सो क्रेडिट ही बढ़ी है। तो क्रेडिट बढ़ी है तो 86,000 जमा 12,500, तो ये आ जाएगा 98,500, ठीक है। यही 98,500 इस साइड पे भी होना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आती हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इन पे टाइम नहीं लगाऊंगा समझाने पे। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो 49,500 माइनस 3750 माइनस 11,250, तो ये हमारे पास आ गया जी 34,000 ग्रॉस प्रॉफिट। याद है आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट्स भी मैं ब्लू से कर रहा हूँ ताकि आसान हो जाए देखना। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 34,000, 34,000, मैं सर्कल भी कर रहा हूँ। यहाँ से हमने कैरी किया और यहाँ पे डाउन करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,000। आई थिंक सो इसकी फिर क्रेडिट साइड ही बढ़ी है, तो यही टोटल यहाँ पे आएगा 34,000, और यही 34,000 हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए। अब फिर वही गलती ना करना कि इधर से माइनस शुरू कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग ख़त्म हो गई यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से शुरू होगा। तो माइनस करें पहली अमाउंट इसमें से हम 20,000, दूसरी 1,000, तीसरी 750, 1250, 7500 और 188, तो ये 3312 रुपये। दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट हम लोग कहते हैं। ये प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो इसको ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 3,312 रुपीज़ अगर हम लोग 27,000 में जमा करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 30,312 रुपये, 30,312। उसके बाद हम दोनों साइडों का क्या कर लेंगे टोटल, तो हमारे पास बैलेंस शीट इंशाल्लाह लजीज़ क्या आएगी, इक्वल। जमा करें इसमें 1250, जमा कर दें 13,250, तो ये 44,812 रुपये हमारे पास आ गया एक साइड का टोटल। और दूसरी साइड पे भी यही होना चाहिए, 2312 जमा 14,000 जमा 14,000 जमा 1750 जमा 250 जमा 12,500, तो ये हमारे पास 44,812। देख लें जी, एग्जैक्ट हमारे पास वही आया है 44,812। तो ये बेटा आपके पास क्या था, ये क्वेश्चंस की इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट का सवाल क्या कर लेंगे। अब इन दी एंड आखिर पे आप लोगों को मैं बता दूं बड़े सिंपल वे में कि आप लोगों ने क्या करना है। अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों ने, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, मैं यहाँ पे एंड पे नोट डाउन कर रहा हूँ। मैंने किया 7, आप लोगों ने 6 भी करना है, 8 भी करना है, 9 भी करना है, 10 भी करना है। ये 5 सवाल आप लोगों के, एक मैंने करा दिया 7 उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था, 7 मैंने करा दिया, 6, 8, 9, 10 इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। नहीं होंगे या होंगे कोई इशू नहीं, गलत हो नो इशू। अब इन 5 सवालों को जिस तरह मैं क्लास के अंदर
एक एक पॉइंट डिस्कस करता था, यहाँ पे भी मैं करूँगा और उसके एडजस्टमेंट सॉल्व करूँगा और आप लोग उसका जो है वो अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो मैं उसमें फिर क्या कह सकता हूँ। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म करना है। अगर कोई इश्यूज़ हों वो आप लोग मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके, आपके पास मेरा नंबर है, और इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं सब दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि वो जो चैनल मैंने यूट्यूब का बनाया उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगी, ठीक है जी। मैं पेज और ये सारी चीज़ें इसमें, क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस, ये सब कुछ मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।